हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में बचे हैं बस चंद रोज चंद दिन, और आप कह रहे थे कि बिहार कृषि पे एक वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, डेटा को कई जगह से देखना पड़ा, वेरी कर रहा था डेटा। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। एक बार आप देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दिस इज़ मी कुमार पंकज, और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। तो चलिए देखते हैं बिहार के बारे में। कृषि आज हम देखने वाले हैं। बिहार की जलवायु बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से प्रभावित है। तो ये जान लीजिए आप सबसे पहले कि जो बिहार की जलवायु है वह कहाँ से प्रभावित होती है। बंगाल की खाड़ी से। आप जानते हैं कि बिहार के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो वहाँ से उस मानसून से प्रभावित रहता है बिहार की जलवायु। और अगर इसे हम संशोधित रूप में कहें तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जा सकता है बिहार की जलवायु को। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है। ये मैंने पहले भी आपको जब वीडियो बना रहा था तो उसमें भी मैंने बताया था कि बिहार की जलवायु को संशोधित रूप में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहा जा सकता है। पीसीएस लेवल पे या फिर वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जलवायु कैसी है वहाँ की, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, मानसूनी शाखा से प्रभावित रहती है बिहार की बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, ये चीज़ें याद रहेंगी आपको। तो आपको पता है मैं वीडियो हाईलाइट करता हूँ वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं, आप उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखिए। आप जुड़े हुए हैं काफ़ी वक्त से हमारे साथ, तो आपको पता है। नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जान लीजिए, हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। और आप लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम नहीं लेते एक भी पैसा पढ़ाने का। तो बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग मैंने आपको बताया है बिहार का। तो ये बिहार मान लीजिए, बिहार का एक मोटा मोटा मैप हम बना लेते हैं। तो बिहार का पूर्वी भाग कौन सा होगा, ये तो इधर का जो भाग है यहाँ पे पाई जाती है आपकी कैसी, आर्द्र। और इधर ये जो आपका पश्चिमी भाग हो गया, ये आपका हो गया अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, तो ये इधर कौन 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 से, कटिहार, पूर्णिया, जमुई, ये वाले ज़िले आते हैं। और इधर आपका सारण, छपरा, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बीच में गदा, गया, बोधगया और ये वैशाली। तो आपने मैप पढ़ा होगा, अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने मैप तो ज़रूर पढ़ा होगा। मैप नहीं पढ़ा है तो कैसे करिएगा भैया। तो ये ध्यान रखिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है, कृषि है। देखिए, भारत पूरा कृषि प्रधान देश है, और बिहार भी बहुत बड़ा जिला है, और यहाँ भी कृषि प्रधान ही है। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान ही कहलाती है। और बिहार में 76% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, कहीं पे ये आपको 80 भी मिल सकता है, कहीं पे आपको 70 भी मिल सकता है, लेकिन मोटा मोटा ये ऐसा आपसे डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा कि कितने प्रतिशत लोग जुड़े हुए हैं। कहीं पे आपको 70 से अधिक दिखेगा, कहीं 80 के अधिक दिखेगा। तो ये डेटा वेरी करता है, इसमें आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। मैंने फिर भी कोशिश किया है ऑन एन एवरेज रखूं कि 80 के आसपास कहीं दिखा रहा है, 70 भी दिखा रहा है, तो हमें बीच का लेके चलना चाहिए ताकि एक सेफ जोन में रहें। तो 76% मुझे कई जगह ये दिखाई दिया, इसलिए मुझे ऑथेंटिक लगा, मैंने ये रखा है। बिहार में 76 से 80% आप मानिए कि लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में भी बात कही गई थी, ये मैं जब आपको सर्वे पढ़ा रहा था, इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें भी मैंने बताया कि राज्य के जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 21% के आसपास है। कितना है, 21%। अगर इसमें प्योर कृषि की हम बात करें तो 12.10 यानी 12% के आसपास जो है आता है आपका कृषि का। अब आपको पता है कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र में कई सारे और भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, वानिकी, लट्ठे उत्पादन, मत्स्य पालन। तो उन सब चीज़ों से अगर अलग कर दिया जाए सिर्फ कृषि उत्पादन को, तो 12.1% के आसपास ये रहता है। ये आपको याद रखना है कृषि का। लेकिन अगर प्राथमिक क्षेत्र का आपसे पूछे मित्रों, तो आपको कितना बताना है, 21% बताना है। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपसे कहीं से भी पूछ ले क्वेश्चन। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ये चीज़ें पूछी जाती हैं हमेशा। बिहार स्पेशल में यही क्वेश्चन आते हैं। राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि की अगर बात करें तो 75.25 लाख हेक्टेयर है, जिसमें निबल बुवाई का क्षेत्र है 524197 हजार हेक्टेयर। याद रखना है ये आपको।
बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 5241.97 हेक्टेयर जो टोटल यहाँ की कृषि योग्य भूमि क्षेत्र है उसका 56% होता है। कितना होता है? 56%। याद रखना ये डेटा, देख लीजिए ब्लू से हाईलाइटेड है, इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूछ सकता है कि कुल निवल बुवाई क्षेत्र बिहार राज्य का कितना है, तो 5241.97 हेक्टेयर है, 56% के आसपास है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। कितना है? 5241.97 हजार हेक्टेयर, 5241.97 हेक्टेयर। ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रतिशत में अगर आप देखें तो यह 56%, ठीक है। तो ये है क्या है? निवल बुवाई क्षेत्र। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना होता है? 56%। कृषि योग्य भूमि के 56% है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर इसी तरह देखें 56% अगर कुल निवल बुवाई क्षेत्र है तो 44% क्या हो गया? ऐसा क्षेत्रफल जो कृषि के लिए अनुपयोगी है। तो ये सीधा सीधा आपको 44% हो गया। ये आपको याद रखना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए, पूछ सकता है। 2017-18 में बिहार में फसल सघनता बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये आर्थिक सर्वेक्षण में भी बात की गई थी और ये आर्थिक समीक्षा में भी बताया गया है कि 2017-18 में जो बिहार में फसल सघनता थी 1.44% है दोस्तों। कितनी थी? 1.44%। याद रखना है आपको, सघनता पूछ सकता है, डेंसिटी, ठीक है। ये भूलेंगे तो नहीं ना। 1.44% है ये बिहार में फसल सघनता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको याद रखिएगा। बिहार का सकल बुवाई क्षेत्र 2017-18 में कितना था? 7528.18 हेक्टेयर, जिसकी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 80.4% है। सकल बुवाई क्षेत्र की अगर बात करें तो कितना है? 7525.18 हेक्टेयर, और जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 80.4% है, ठीक है। किसकी बात हो रही है अभी? सकल बुवाई क्षेत्र की। कितने क्षेत्र की बुवाई हुई? तो वही 7525.18 हेक्टेयर, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? 80.4%, ठीक है। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। जो लाइन ब्लू है उनको ध्यान से देखिएगा बस। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं की उत्पादकता और उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है। कृषि कर्मण पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 जनवरी 2020 को दिया गया बिहार राज्य को, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। तो कुछ वो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, इसको आप याद रखिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा पुरस्कार दिया गया? कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार सरकार को मिला है 2 जनवरी 2020 को। किस लिए दिया गया? गेहूं की उत्पादकता और उत्पादन के लिए। तो उत्पादकता और उत्पादन में आप फर्क समझते हैं? उत्पादन और उत्पादकता में फर्क आप ऐसे मोटा मोटा इस तरीके से आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये गया है, ठीक है। मैं एक यहाँ पे हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल मत समझ लेना। गया जिला यहाँ पे हाइपोथेटिकली मैं ले रहा हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए डिस्ट्रिक्ट गया की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए गया है और यहाँ पे हो रहा है 100 केजी गेहूँ। कितने बीघा में? ये हो रहा है 10 बीघा में, ठीक है। ये हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, फिर आप इसको बहुत ऑथेंटिसिटी से मत ले लीजिएगा, दिल पे मत लेना। कहने का मतलब है कमेंट करने लगो कि ये 10 बीघा में इतना 100 केजी कैसे हो रहा है। तो ये मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। गया जिला में मान लीजिए कि 10 बीघा ज़मीन में 100 केजी हुआ। वहीं आपका दूसरा जिला है कैमूर, ठीक है। कैमूर में आपका कितना हुआ? 1 बीघा में आपका कितना हो रहा है? 12 केजी हो रहा है, ठीक है, 12 केजी हो रहा है। जबकि उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ 1 बीघा में 12 केजी हो रहा है। और इसको निकालें तो इसका कितना निकलेगा? 1 बीघा में 10 केजी निकलेगा। तो यहाँ पे उत्पादन तो ज़्यादा है लेकिन उत्पादकता यहाँ की ज़्यादा है, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी क्या है? उत्पादन है कि किस क्वांटिटी में हो रहा है। जिले मान लीजिए गया जिला में हो रहा है कि क्वांटिटी हो रही है 1000 क्विंटल, लेकिन यहाँ आपका दूसरा जिला है मान लीजिए सासाराम, वहाँ हो रहा है सिर्फ 800 क्विंटल, लेकिन ये 800 क्विंटल हो रहा है 8 बीघा में और ये 1000 क्विंटल हो रहा है आपका 12 बीघा में। तो उत्पादकता कहाँ की अच्छी है? यहाँ की अच्छी है। और उत्पादन कहाँ का अच्छा है? यहाँ का अच्छा है। ये बात आप समझ में आई आपको मोटा मोटा? तो क्वांटिटी और क्वालिटी ये डिफरेंस आप मोटा मोटा समझिए। तो उत्पादकता की, गेहूं की उत्पादकता और उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया 2 जनवरी 2020 को भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की कृषि को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 जलवायु क्षेत्रों में। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। कौन कौन सा? उत्तर पश्चिमी,
तो उत्तर पश्चिमी आपका अगर मान लीजिए ये बिहार है, ऐसे मोटा मोटा, ये उत्तर हो गया, पश्चिमी हो गया, तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, फिर आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र और आपका फिर दक्षिणी क्षेत्र। तो ऐसे ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। ये आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, नीचे आपका ये दक्षिणी क्षेत्र हो गया। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि उत्तर पश्चिमी जोन में कुल कितने 13 जिले आते हैं, इसमें कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। इसमें आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, आपका दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी। तो ये 13 जिले इसमें आते हैं आपका पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी जोन भी इसको बोलते हैं। दूसरा जो उत्तरी पूर्वी जोन है, इसमें आते हैं आपके 8 जिले। इसमें सुपौल आएगा जहाँ से कोसी नदी प्रवेश करती है, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और खगड़िया। फिर आपका ये नीचे का पूरा हिस्सा आ जाता है, इसको दक्षिणी जोन बोलते हैं। इसमें कुल 17 जिले हैं। तो इन 17 जिले में भैया कौन कौन है अगर जानना चाहें तब शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, पटना, भागलपुर, बांका, नालंदा, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ। तो ये इसमें आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये तो सिर्फ 3 जोन याद रख लीजिए, कितने जोन में कितने हैं वो याद रख लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कितने हैं, 13 हैं। यहाँ पे आपके कितने हैं, 8 हैं। और यहाँ पे आपके कितने हैं, 17 हैं। तो 17 3 20 10 30 8 38 जिले हो गए, ठीक है। अब इसमें जो आपको याद रखना है वो सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे मिट्टी कैसी मिलती है। तो इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो है दोस्तों बलुई दोमट या दोमट मिट्टी, ठीक है। कौन सी? बलुई दोमट या दोमट मिट्टी मिलती है इस वाले क्षेत्र में। और जो आपका ये वाला क्षेत्र है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसमें बलुई दोमट या चिकनी दोमट मिलती है, ये याद रखना है। यहाँ पे बलुई दोमट या फिर देखिए बलुई दोमट क्यों है, गंगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नदियाँ प्रवेश करती हैं, अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं, बालू लेके आती हैं, तो बलुई दोमट या दोमट मिलती है। यहाँ पे बलुई दोमट मिलती है, यहाँ पे भी कई सारी नदियाँ प्रवेश करती हैं। यहाँ से आपका सुपौल में आपकी कोसी प्रवेश करती है, महानंदा भी इधर से प्रवेश करती है। तो बलुई दोमट भी मिलती है और चिकनी दोमट भी मिलती है इस क्षेत्र में। और नीचे वाले क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र है बलुई दोमट भी मिलती है, चिकनी दोमट भी मिलती है और चिकनी मिट्टी भी मिलती है। तो पूछ ले अगर, तो बिहार राज्य में मोटा मोटा तौर पे बलुई दोमट या दोमट मिट्टी ज़्यादा मिलती है, चिकनी मिट्टी नीचे इसके क्षेत्र में मिलती है और यहाँ भी मिलती है थोड़ी सी। तो ये मिट्टी का आप याद रखिएगा। बाकी जोन मैंने बता दिया 17 13 8, ठीक है। तो नीचे वाले में सबसे ज़्यादा है, 17 हैं, ये 13 हैं और ये 8 हैं। गंदा हो गया था थोड़ा, स्क्रीन छोड़िए, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था, यहाँ पे बस इतना काफ़ी है। तो राज्य का उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र चावल एवं गन्ना उत्पादन के लिए, तो उत्तर पश्चिमी कौन सा है, ये जो 13 मैंने बताए, ये किसके लिए है, चावल एवं गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत राज्य के 13 जिले शामिल हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपको ये याद हो गया है, मोटा मोटा याद हो गया है कि अगर आपसे पूछ ले गन्ना उत्पादन और जिले दे दे, तो नीचे वाले जिले आपको आप अलग कर सकते हो, यहाँ वाले अलग कर सकते हो, इनको आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैप पे पढ़ने का यही फायदा होता है। मैंने कई सारी चीज़ें आपको मैप पे जो जरूरी थी बोर्ड पे भी पढ़ाई, अभी तो यहाँ आप समझ सकते हो। मुंगेर और पटना जिला में बढ़िया मोकामा टाल क्षेत्र है जहाँ चना उत्पादन के लिए विख्यात है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मुंगेर एवं पटना जिला में बढ़िया मोकामा टाल क्षेत्र चना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो आपका मुंगेर और पटना किस जोन में आएगा, तो ये आपका दक्षिणी जोन में आएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे ऐसे समझे तो ये दक्षिणी जोन में आएगा आपका, मुंगेर और पटना इस वाली जोन में आएगा। और ये चना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बढ़िया मोकामा टाल क्षेत्र, ठीक है। कहाँ का है, पटना और मुंगेर का है। राज्य में सकल कृषि क्षेत्र के लगभग 3.3% हिस्से पे गन्ने की खेती होती है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। 3.3% क्षेत्र पे हिस्से पे गन्ने की खेती होती है। मान लीजिए अगर 100 एकड़ पूरे बिहार की ज़मीन है तो उसके 3.3 एकड़ पे क्या हो रहा है, गन्ने की खेती हो रही है। और गन्ने की खेती के लिए सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादन के मामले में 58.3% जो हिस्सा है वो पश्चिमी चंपारण का है और इसके बाद फिर पटना का है दूसरा। तो ये आपको याद रखना है, पूछ ले तो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जितना भी गन्ना उत्पादन बिहार राज्य में होता है उसका 58.3% हिस्सा अकेले पश्चिमी चंपारण का है, उसके बाद फिर पटना है। तो आपको ये याद रखना है ऐसी सारी चीज़ें। आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं।
वर्ष 2017-18 में बिहार में सर्वाधिक निवल बुवाई क्षेत्र प्रतिशत वाले 3 जिले। ये आपको याद रखना है, ये क्या है, निवल बुवाई क्षेत्र वाला है, क्षेत्र के हिसाब से है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, उत्पादन और उत्पादकता के हिसाब से भी हम देखेंगे, लेकिन ये क्या है, ये निवल बुवाई क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से है। सर्वाधिक निवल बुवाई क्षेत्र प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं? बक्सर, भोजपुर और शेखपुरा। अगर हम ये कहें, क्वेश्चन आ जाए कि 2017-18 में सर्वाधिक निवल बुवाई क्षेत्र प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से थे, तो आपको बताना सबसे ज्यादा निवल बुवाई बक्सर में हुई, भोजपुर में हुई और शेखपुरा में हुई। प्रतिशत मैंने इनका इसलिए नहीं रखा है क्योंकि आपको कंफ्यूजन होता है ज़्यादा इकट्ठा डेटा पढ़ने में। अगर आप डेटा जानना चाहें, आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो, तो बक्सर का 84.09% है, ठीक है, और भोजपुर का आपका 78.5% है, और शेखपुरा का आपका 75.7 के आसपास है। तो इस तरह है, लेकिन आप इसको याद इतना मत जाइए, इतना डीप में नहीं पूछेगा क्वेश्चन। आप बस इतना याद रखिए कि सर्वाधिक निवल बुवाई क्षेत्र प्रतिशत वाले 3 जिले अगर पूछे तो बक्सर पहले पे है, भोजपुर दूसरे पे, शेखपुरा तीसरे पे है। और अगर पूछे कम निवल बुवाई क्षेत्र वाले, सबसे कम बिहार राज्य में निवल बुवाई वाले क्षेत्र है, जमुई पहले पे है, मुंगेर दूसरे पे है, गया तीसरे पे है। तो अगर जमुई की बात करें तो 0.93 लाख सबसे कमल जो 23.2% के आसपास है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं क्षेत्र प्रतिशत में। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला 3 जिला में कैमूर के बाद जमुई आता है। तो ये आपको याद रखना है, क्षेत्रफल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ इसको, ये आपको ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे कम निवल बुवाई क्षेत्र वाला जमुई है आपका, ठीक है, और दूसरे पे मुंगेर है। और इधर अगर सबसे अधिक प्रतिशत में हम बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है, बक्सर पहले पे है, भोजपुर दूसरे पे है। तो अधिकतम एक जिला पूछेगा, 2 भी पूछ ले तो आप बता पाएंगे, बक्सर, भोजपुर, शेखपुरा। अगर कम में पूछे तो जमुई, मुंगेर और गया। ये ठीक है, ये दो बात याद रखेंगे आप आराम से। 2017-18 में अगर कुल अकृष्य भूमि, यानी अकृष्य भूमि का मतलब है जिसपे खेती नहीं, कृषि नहीं की जा सकती, सबसे अधिक गया जिले में है और सबसे कम शेखपुरा जिले में है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ब्लू हाईलाइट भी किया है। 2017-18 में कुल अकृष्य भूमि सबसे अधिक कहाँ पे है मित्रों? गया में है, और सबसे कम कहाँ पे है? शेखपुरा में है। सबसे बात समझ में आई? शेखपुरा में यानी ज्यादा कृषि भूमि है, ऐसी भूमि बहुत कम है जहाँ कृषि नहीं हो सकती, लेकिन गया में ऐसी भूमि बहुत अधिक है जहाँ पे कृषि नहीं होती। बहुत सारी वजह है इसकी, बोध गया मंदिर है वहाँ पे, पर्यटन की वजह से, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फल्गु नदी है। तो इन वजहों से आप सारी चीज़ें कुमुलेटिव देखें तो समझ पाएंगे कि गया में क्यों अकृष्य भूमि सबसे ज़्यादा है और शेखपुरा में क्यों सबसे कम है। तो इस तरह आप कोरिलेट करके जब चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको आसानी होगी याद करने में। 2017-18 में फसल सघनता सबसे अधिक पूछ ले कि कहाँ की थी, तो सहरसा जिले की थी। 1.95% फसल सघनता। सघनता को आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है तो इसमें कितनी फसल सघनता है, ये ऐसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और सबसे कम भोजपुर में थी, वो कितनी है? 78.5%। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये सिर्फ हाइपोथेटिकली मैं बताता हूं कि आप समझ पाएं कि इसका आशय क्या है, बाकी आप इन चीज़ों को यथार्थ में मत लीजा करिए। तो सबसे अधिक फसल सघनता अधिक सहरसा में है 1.95%, और सबसे कम है भोजपुर में, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको PDF इसकी कल तक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप ले लीजिएगा। 2017-18 आंकड़ों के अनुसार चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार के शीर्ष जिले कौन से हैं? रोहतास है, ये ध्यान रखना है। चावल उत्पादन की दृष्टि से कह रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उत्पादन उत्पादकता में अलग अलग फर्क होता है, मैंने आपको बताया। उत्पादन को आप समझ सकते हैं क्वांटिटी, उत्पादकता को आप समझ सकते हैं क्वालिटी, ठीक है, गुणवत्ता भी आप। ये मैं एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मैंने आपको उत्पादन और उत्पादकता में फर्क बताया मैंने आपको अच्छी तरीके से, लेकिन मोटा मोटा दृष्टि से आप उत्पादन को ऐसे समझ लीजिए कि क्वांटिटी यानी मात्रा ज़्यादा, और उत्पादक जो है जो उत्पादकता है वो क्वालिटी ज़्यादा, यानी कम में अधिक उत्पादन, ऐसे आप समझ सकते हैं मित्रों, ठीक है। आगे देख रहे हैं तो यहाँ पे बात हो रही है कि चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष जिले कौन से हैं, तो रोहतास प्रथम है,
ठीक है, औरंगाबाद द्वितीय और कैमूर तृतीय। तो रोहतास सबसे ज्यादा है, रोहतास को आपको यहाँ रखना है। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का शीर्ष जिला कौन सा है? रोहतास है। दूसरे नंबर पे जानना औरंगाबाद है, तीसरे पे कैमूर है। और गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भी रोहतास आपका प्रथम पे है। उत्पादन की दृष्टि से देख रहे हैं, ये आपको याद रखना है। उत्पादकता देखेंगे अभी आगे। तो उत्पादन की दृष्टि से रोहतास चावल में भी प्रथम है और गेहूं में भी प्रथम है, लेकिन मक्का में कटिहार है। आप जब ऐसे पढ़ करके पढ़ेंगे तो आपको याद आसानी रहेगी समझने में एग्जाम हॉल में बैठ के भी, कि चावल में रोहतास है और गेहूं में भी रोहतास है, लेकिन मक्का में कटिहार है। और दूसरे नंबर पे चावल में औरंगाबाद है, गेहूं में मुजफ्फरपुर है और उधर पूर्णिया है, फिर कैमूर है, फिर सीतामढ़ी है और अररिया है। ठीक है, याद आया? तो ये बात समझे, चावल उत्पादन की दृष्टि से रोहतास, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से रोहतास और मक्का उत्पादन की दृष्टि से कटिहार पहले नंबर पे है। आया बात समझ में दोस्तों? तो अधिक चांस है कि पहला ही पूछे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं उच्च उत्पादकता की दृष्टि से देखें। अब क्या है? उत्पादन और उत्पादकता। तो मैंने बताया चावल में उत्पादन में आपका कौन सा है? रोहतास है। ठीक है, उत्पादन में आपका कौन सा है? रोहतास है। और उत्पादकता की दृष्टि से भी रोहतास है। अगर पहला एक जिला पूछे तो चावल में उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से रोहतास है, लेकिन यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि में औरंगाबाद है और उत्पादकता की दृष्टि में अरवल आ जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ पहला पहला आप याद रखिए। अगर आपको और जानना है तो ये पीडीएफ आप ले लीजिएगा, टेलीग्राम से आप देख लीजिएगा इन सब चीज़ों को, कि आपको ज़्यादा पढ़ना हो। वैसे मेरा मानना ये है कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। अंतिम समय है तो सिर्फ आप शॉर्ट में पढ़ के निकलिए। अगर आपको पढ़ना था, पहले पढ़ चुके हैं तो बेहतर है। अगर हम बात करें गेहूं की, तो उत्पादन की दृष्टि से रोहतास प्रथम पे है, जबकि उत्पादकता की दृष्टि से मधेपुरा है। बात समझ में आई आपको? अगर क्वेश्चन आता है कि गेहूं उत्पादन की दृष्टि से तो रोहतास, लेकिन पूछे कि उत्पादकता किस जिले की ज्यादा है, तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे मधेपुरा। ठीक है, और मक्का में पूछे तो कटिहार उत्पादन की दृष्टि से और पूर्णिया आपका उत्पादकता की दृष्टि से, जबकि पूर्णिया उत्पादन की दृष्टि से दूसरा है। अब आपको समझ में आया कि उत्पादन और उत्पादन में क्या फर्क है? उत्पादन हो रहा है यहाँ पे ज्यादा, लेकिन उत्पादकता कम है, यानी कि पूर्णिया ने कम क्षेत्र में अधिक उगाया है और इन्होंने ज्यादा क्षेत्र में कम उगाया है। तो इसको COR और ISOR पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, शायद आपने पढ़ा हो कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है मशीनरी की, वैसे ही यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, प्रोडक्टिविटी का मामला है। मक्का में आपको मैंने बताया उत्पादन की दृष्टि से कटिहार है और उत्पादकता में पूर्णिया है। तिलहन में आपका उत्पादन में पटना है और उत्पादकता में बक्सर है। ठीक है, ये आप याद, तिलहन भी याद रखिए, तिलहन भी पूछ सकता है। तो तिलहन में उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला है? पटना है, और उत्पादकता की दृष्टि से बक्सर है। समझ में आई बात? ये आपको याद रखना है दोस्तों, परेशान मत होइए। ये आप इसकी आपको स्लाइड मिल जाएगी टेलीग्राम पे, मैं PDF कोशिश करूंगा आपको कल तक मिल जाए हर हालत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं निम्न पे। अभी हमने उच्च देखा कि सबसे ज्यादा कहाँ है, अब देख लेते हैं सबसे कम कहाँ है। तो चावल की अगर क्वेश्चन आए कि सबसे कम यानी सबसे निम्न उत्पादन कहाँ पे है, तो भागलपुर में है। अब जहाँ उत्पादन निम्न होगा वहाँ उत्पादकता निम्न होगी ही, ये आप जानते हैं। तो उत्पादकता भागलपुर की ही कम है। गेहूं में शेखपुरा का उत्पादन भी कम है और उत्पादकता भी कम है। मक्का में अरवल का उत्पादन कम है, लेकिन शेखपुरा में उसकी उत्पादकता ज़्यादा कम है। और तिलहन में शिवहर का उत्पादन कम है और उत्पादकता सुपौल की कम है। ये बात समझ में आई आपको? देखिए चावलपुर में तो चावलपुर कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, चावल में उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही भागलपुर की कम है। तो यहाँ तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल खत्म। ठीक है, फिर आया गेहूं। तो गेहूं में भी शेखपुरा ही है, निम्न में उत्पादन में भी और उत्पादकता में भी, ये भी बात खत्म। मक्का में आपको याद रखना है अरवल उत्पादन में निम्न है और शेखपुरा उत्पादकता में कम है। ये बात समझ में आई? यहाँ पे दो बात अलग अलग हुई कि अरवल जो है उत्पादन में कम है और उत्पादकता में शेखपुरा कम है। ठीक वैसे ही तिलहन में शिवहर कम है उत्पादन में और उत्पादकता में सुपौल कम है। लेकिन देखिए ज़्यादा कोशिश है चावल गेहूं से ही आएगा, मक्का और तिलहन से आए तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। मक्का में अरवल और शेखपुरा है, शिवहर और सुपौल है। ठीक है, इसको आप एक बार और देख लीजिएगा तो आराम से आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं।
अब बिहार राज्य की यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि राज्य देश के कुल 8 से 10% तक खाद्यान्न उत्पादन का उत्पन्न करता है। यानी कि देश के कुल 8 से 10% खाद्यान्न का उत्पादन बिहार राज्य करता है, ये यहाँ पे बात कह रहा है। और बिहार में औसत जोतों का जो आकार है वो 0.39 हेक्टेयर है। यानी कि सभी लोगों की जमीन का औसत जोत लिया जाए कि कितने खेती के कितने लोगों के पास औसत जोत है, तो उसका 0.39 हेक्टेयर निकलता है प्रति किसान। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है। और बिहार में 3% परिवारों के पास अर्ध मध्यम जोतें हैं और बिहार में 14.2% जोतों पर महिलाओं का अधिकार है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि महिलाओं का अधिकार कितना है, 14.2% बिहार राज्य में कृषि जोतों पर महिलाओं का अधिकार है। इस पे पूछ सकता है क्योंकि पिछली बार ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात हो रही थी, लगातार पिछले साल भर बात चलती रही है कि महिलाओं को क्यों कृषि जोतों में या भूस्वामियों में उनका योगदान निम्न माना जाता है, जबकि वो कृषि श्रमिक के तौर पे लगातार काम करती हैं, तो मालिक क्यों नहीं। तो इस पे शायद पूछ ले, 14.2% जोतों पर महिलाओं का अधिकार है, ये बात आपको याद रखनी है। और बिहार में 3% परिवार ऐसे हैं जिनकी अर्ध और मध्यम जोतें जिनके पास हैं। बिहार सरकार ने ड्रिप इरिगेशन के लिए 90% तथा स्प्रिंकल सिंचाई के लिए 75% सब्सिडी दी है। ये आपको याद रखना है, दी जा रही है। ये हमारे बजट में बात भी की गई थी इस बारे में, तो कृषि में इस बार इसका फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि ड्रिप इरिगेशन के लिए 90% तक सरकार सब्सिडी देगी और स्प्रिंकल सिंचाई के लिए 75% सब्सिडी देगी। ठीक है, तो स्प्रिंकल क्या होता है, ऐसे झरना जैसे यहाँ से स्प्रिंकल छिड़काव करना, आप समझ सकते हैं। तो इस सिंचाई के लिए 75% सब्सिडी दी जाएगी और ड्रिप इरिगेशन के लिए 90% की आपको सब्सिडी दी जा रही है बिहार राज्य के द्वारा। ये बात आपको याद रखनी है। अब जूट के बारे में देख लेते हैं। जूट एक नकदी फसल है। बिहार का जूट उत्पादन में देश में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है। हो सकता है पूछ ले इस बात को। तो जूट एक कैसी फसल है दोस्तों, नकदी फसल है और बिहार का दूसरा स्थान है, तो हो सकता है कि पूछ ले। पूर्णिया जिले के बारे में जान लीजिए। राज्य में अकेले 70% दूध का उत्पादन करता है पूर्णिया राज्य। हालांकि मैं दूध, फल, सब्जी इस उत्पादन पे एक और अगली वीडियो में बनाने वाला हूं, तो आपको और जानना हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फल सब्जी उत्पादन, उससे भी क्वेश्चन आता है, तो उस पर एक बहुत बड़ी वीडियो बनाने से अच्छा है 2 छोटी छोटी वीडियो बना दूं, तो मैं उस वीडियो को भी बनाऊंगा। हो सकता है कल तक आपको मिल जाए, आप इसको देखिए, कल तक वो आपको वीडियो मिल जाएगी दूसरी। लेकिन यहाँ ये सिर्फ जान लीजिए, आ गई है बात। तो पूर्णिया जिला अकेले राज्य में 70% दूध का उत्पादन करता है। तो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है, पूर्णिया जिला करता है। बिहार राज्य की बात हो रही है। अमरूद उत्पादन में नालंदा सीड्स पर है, जिसका कुल उत्पादन में 39.5% हिस्सा है। ये मैं फल फूल इन पे सब पे सब्जी पे ये वीडियो में कल बना दूंगा, आज मैं कृषि पे बना दिया है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर के सोहाने की पहल पर वर्ष 2002 में वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई जो है बेगूसराय जिले में लगाई गई थी, खोदबंदापुर में, और डॉक्टर आर वे सोहाने की पहल पे लगाई थी। तो वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है बेगूसराय जिले को। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्या है, अर्थवॉर्म यानी केंचुए वाला ये है वर्मी कंपोस्ट, अर्थवॉर्म। तो वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। ये भी आपको याद रखना है कि वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है, आपसे पूछ सकता है, तो बता देना पहला राज्य है। ठीक है, हाईलाइट करना मैं भूल गया हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बिहार में वर्ष 2006 में राज्य सरकार ने वर्मी कंपोस्ट प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। कब की थी, 2006 में, और इसे शुरू करके बढ़ावा देना आरंभ किया वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन को। और बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। डॉक्टर आर के सोहाने की ये पहल थी। पहला इकाई बेगूसराय जिले के खोदबंदापुर में लगाई गई थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में बात की गई है। हो सकता है कृषि रोड मैप से क्वेश्चन पूछ ले। तो 3 कृषि रोड मैप योजनाएं चलाई गई, तीसरी चल रही है, 2 खत्म हो चुकी हैं बिहार राज्य में। जो कृषि रोड मैप 1 था वो राज्य सरकार ने 2007 में पहली कृषि रोड मैप की शुरुआत की थी, जो 2008 से विधिवत शुरू भी हुई थी। 31 मार्च 2012 को पूरी हो गई थी और इसके रोड मैप के अंतर्गत बीज ग्राम योजना और मुख्यमंत्री रैपिड बीज एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये काम बहुत सफल रहा है, मुख्यमंत्री रैपिड बीज एक्सटेंशन प्रोग्राम या बीज ग्राम योजना, ये आपको याद रखना है।
और कृषि रोड मैप 2 आप जान लीजिए, हालांकि ये दोनों पूरी हो चुकी हैं, तो अब कृषि रोड मैप 3 से आएगा। लेकिन अब मैं इनको एक बार आपको पीछे ले जाके बताना चाहता था कि क्या क्या हुआ। तो इसमें 20 ग्राम योजना, मुख्यमंत्री रैपिड बीज एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाए गए। फिर कृषि रोड मैप 2 शुरू हुआ, इसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई, किसान की आय में वृद्धि करने की बात की गई, पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात की गई। उसके बाद बिहार में कम से कम एक उत्पाद को हर भारतीय की थाली का हिस्सा बनाने की जो बात वहाँ हुई थी, वो कृषि रोड मैप 2 में हुई थी। तो यहाँ पे ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कम से कम एक उत्पाद को हर भारतीय की थाली का हिस्सा बनाना, ऐसा इसका संकल्प था, उद्देश्य था कृषि रोड मैप 2 का। उसके बाद ये भी पूरी होने के बाद कृषि रोड मैप 3 शुरू की गई 2017 से 2022, इसकी समय सीमा है। और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा शुरू की गई थी, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। ये अभी चल रही है वर्तमान में। बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इस तीसरे कृषि रोड मैप का 2017 से 2022 का विधिवत उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। कहां से शुरू किया गया? मैंने बता दिया, राजधानी पटना के बापू सभागार से शुरू किया गया था। ठीक है। रासायनिक खाद के दुष्परिणामों को देखते हुए राज्य सरकार ने हरी खाद और जैविक खेती की बदौलत आगे बढ़ने का फैसला लिया। आप जानते हैं जैविक खेती के लिए 12 जिलों के लिए पैसे का भी दिया गया, हर एक जिले में जैविक खेती का काम किया जा रहा है। लेकिन बजट में भी इसकी बात की गई। तो जैविक खेती के ये कृषि रोड मैप 3 का यही विजन है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कीटनाशक और ये रासायनिक खाद बहुत घातक होते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं और उर्वरकता भी कम होती है खेती की या जमीन की। तो राज्य आत्मनिर्भर भी नहीं है बल्कि निर्यातक की स्थिति को प्राप्त करे, ऐसा इसका विजन है कृषि रोड मैप 3 का। और सिर्फ किस किस में? गेहूं, चावल, तिलहन, मक्का, सब में ये चाहते हैं कि राज्य सिर्फ आत्मनिर्भर ही ना बने बल्कि ऐसी इतना उत्पादन हो कि वो निर्यातक की स्थिति में आ जाए और निर्यात भी करें हम देश और विदेश में। ठीक है। तो ये कृषि रोड मैप 3 का है विजन। अगर इसी को फिर आगे देखें तो कृषि रोड मैप 3 के अंतर्गत बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आपका खर्च किए हैं 1,54,636 करोड़ रुपए। तो ये आपको याद रखना है, 1,54,636.69 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया है कृषि रोड मैप 3 के अंतर्गत। और इसी कृषि रोड मैप 3 में 2021 से 2022 में 324.65 लाख मेगा टन खाद्यान्न उत्पादन लक्षित है। तो आपको याद रखना है 21-22 के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है? 324.65 लाख मेगा टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2021-22 के लिए। तो पूछ सकता है कितना खाद्यान्न का लक्ष्य? 324.65। इसको आप याद रखिएगा अमाउंट को। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और अगला वीडियो जरूर देखिएगा फल सब्जी उत्पादन से रिलेटेड। हम कोशिश कर रहे हैं आपके बिहार पीसीएस से पहले सारी चीजें कवर करा दें, आपका रिवीजन हो जाए जिससे कि। तो आप हमें सपोर्ट करिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, प्यार देते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, अलविदा, टाटा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।